हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुराग टाक बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर नंबर 4 का जो नाम है वो है जनन की विशिष्ट विधियां। सबसे पहले जनन की विशिष्ट विधियां किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ऐसा जनन जिसके अंदर निषेचन, ऐसा जनन जिसमें निषेचन तथा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, लेकिन फिर भी नए पादप का निर्माण हो जाता है, तो उसे ही हम जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। मतलब ना तो निषेचन की क्रिया होगी और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, फिर भी नया अगर पादप बनता है तो उसकी अलग अलग जो विधियां होती हैं उसे ही हम जनन की विशिष्ट विधियां कहते हैं। अब निषेचन की क्रिया तो आपने पढ़ी है कि किस प्रकार से निषेचन की क्रिया होती है और किस प्रकार से बीज बनकर एक नए पादप का निर्माण कर लेता है। फिर यह अर्धसूत्री विभाजन क्या है? दरअसल नर युग्मक का निर्माण किसके अंदर होता है? परागकण के अंदर होता है। जबकि मादा युग्मक का निर्माण किसके अंदर होता है या किसके अंदर मादा युग्मक या अंड कोशिका पाई जाती है कि भ्रूण कोश के अंदर पाई जाती है। इन दोनों संरचनाओं यानी परागकण तथा भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वह अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया के द्वारा ही होता है। इस कारण से नए पादप का निर्माण या नए बीज के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन एक महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। अब भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है, परागकण का निर्माण कैसे होता है, ये पिछले वाले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं। किसी को अगर परागकण की क्रिया विधि समझ में नहीं आई है तो वापस से उसी वीडियो के अंदर जाके उस टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जनन की कौन कौन सी विशिष्ट विधियां होती है। सबसे पहली जो विधि आती है उसका नाम है आसंजनन। आसंजनन विधि के बारे में सबसे पहले उसे परिभाषित करने वाली जो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का नाम था हैंस विंकलर। इसने बहुत अच्छी तरीके से आसंजनन की विधि को परिभाषित किया। किस कारण की परिभाषा इसने दी है? इनके अनुसार ऐसी जनन की विधि जिसके अंदर ना तो निषेचन की क्रिया होगी और ना ही अर्धसूत्री विभाजन होगा, उसे हम आसंजनन कहते हैं। यानी जो विधि या जो परिभाषा जनन की विशिष्ट विधियों की है वही परिभाषा आसंजनन की भी है। अब परिभाषा के आधार पे इनके दो प्रकार बनाए गए, यानी आसंजनन परिभाषा के आधार पे दो प्रकार का होता है। सबसे पहला जो परिभाषा के आधार पर इसका प्रकार बन के आता है उसका नाम है बीजाणुद्भिद आसंजनन। अब किसे कहते हैं बीजाणुद्भिद आसंजनन? दरअसल आपने बीजांड की संरचना पढ़ी, तो बीजांड की संरचना के अंदर उसके बाहर का जो आवरण होता है उसे अध्यावरण कहते हैं और उसके अंदर की तरफ जो भाग पाया जाता है उसे बीजांडकाय कहते हैं। तो बीजाणुद्भिद आसंजनन के अंदर बीजांडकाय या अध्यावरण की कोई भी कोशिका अगर वृद्धि करते हुए नए भ्रूण का निर्माण कर लेती, वो भी बिना निषेचन और बिना अर्धसूत्री विभाजन के, तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसे हम बीजाणुद्भिद आसंजनन कहते हैं। मतलब बीजांडकाय और अध्यावरण की कोई भी कोशिका एक नए भ्रूण के रूप में क्या हो जाएगी? डेवलप हो जाती है, तो उसे हम बीजाणुद्भिद आसंजनन के नाम से जानते हैं। दूसरा जो इसका प्रकार आता है उसको हम बोलते हैं युग्मकोद्भिद आसंजनन। युग्मकोद्भिद आसंजनन दरअसल भ्रूण कोश से संबंधित होता है। युग्मकोद्भिद आसंजनन के अंदर भ्रूण कोश की जो कोई भी कोशिका होती है वह बिना निषेचन तथा बिना अर्धसूत्री विभाजन के डायरेक्टली किसमें परिवर्तित हो जाती है? भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाती है। अब युग्मकोद्भिद जो संजनन होता है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है। एक होता है अनिषेक जनन और दूसरा होता है अपयुग्मन। चलिए जानते हैं कि अनिषेक जनन किसे कहते हैं। यदि भ्रूण कोश के अंदर पाई जाने वाली अंड कोशिका, ये अंड कोशिका है, भ्रूण कोश के अंदर पाई जाने वाली अंड कोशिका बिना निषेचन के ही, यानी निषेचन की क्रिया नहीं हो रही है, फिर भी अंड कोशिका एक भ्रूण का निर्माण कर लेती है, तो इस प्रकार का जो जनन होता है उसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। जबकि अपयुग्मन किसे कहा जाता है? कि भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित, ये भ्रूण कोश है, भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अंड कोशिका के अलावा बाकी जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, अगर उनमें से कोई भी कोशिका वृद्धि करके भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो उसे हम अपयुग्मन कहते हैं। यानी अपयुग्मन के अंदर कौन कौन सी कोशिकाओं को शामिल किया गया है?
सबसे पहले दोनों सहायक कोशिकाएं तथा जो तीनों ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं होती हैं उन्हें इसके अंदर शामिल किया जाता है। इस प्रकार से युग्मकोद्भिद असंघ जनन होता है वो दो प्रकार का देखने को मिलता है। पहला आता है अनिषेक जनन और दूसरा आता है अपयुग्मन। इन तीनों की परिभाषाएं आप अच्छी तरीके से याद रखना, क्योंकि आने वाले टॉपिक के अंदर इन तीनों परिभाषाओं का वापस से रिपीटिशन होने वाला है। चलिए जानते हैं असंघ जनन की परिभाषा के आधार पे जो इसके प्रकार बने हैं। इसके अलावा भी इसके कुछ मुख्य प्रकार और देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो असंघ जनन का प्रकार आता है, इसमें कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि असंघ जनन के दो प्रकार या दो अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग प्रकार बनाए गए। सबसे पहला जो इसका प्रकार बनाया गया वो परिभाषा के आधार पर बनाया गया, जो कि दो प्रकार के होते हैं। जबकि असंघ जनन के कुछ मुख्य प्रकार और देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर से सबसे पहले जो आने वाला प्रकार है उसका नाम है अनावर्ती असंघ जनन। अनावर्ती असंघ जनन के अंदर मुख्य रूप से अनिषेक जनन यानी ये वाला तथा अपयुग्मन इन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। मतलब अनावर्ती असंघ जनन किसे बोलते हैं? मतलब भ्रूण कोश के अंदर उपस्थित अगर अंड कोशिका बिना निषेचन के ही भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो वह अनिषेक जनन है ना। और दूसरा अपयुग्मन किसे कहते हैं कि भ्रूण कोश में उपस्थित अंड कोशिका के अलावा अन्य कोई कोशिका अगर भ्रूण का निर्माण कर लेती है तो उसे हम अपयुग्मन के नाम से जानते हैं। इन दोनों को ही अनावर्ती असंघ जनन के अंदर सम्मिलित किया जाता है। दूसरा जो मुख्य प्रकार असंघ जनन का देखने को मिलता है उसका नाम है पुनरावर्ती असंघ जनन। पुनरावर्ती असंघ जनन एक महत्वपूर्ण प्रकार का असंघ जनन देखने को मिलता है। इसके अंदर जो भ्रूण कोश बनता है, भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही हो जाता है। और ये जो भ्रूण कोश होता है वो आगे जाके भ्रूण में परिवर्तित होता है और भ्रूण आगे जाके नए पादप का निर्माण करता है। अर्थात पुनरावर्ती असंघ जनन किसे बोलते हैं कि इस प्रकार के असंघ जनन में बनने वाला जो भ्रूण कोश होता है वो बिना अर्धसूत्री विभाजन के बनता है तथा यह आगे जाके नए पादप का निर्माण कर लेता है। अब यह भी दरअसल दो प्रकार का देखने को मिलता है। सबसे पहले पुनरावर्ती असंघ जनन का प्रकार आता है, उसका नाम है जनन अपबीजाणुता। जनन अपबीजाणुता के अंदर दरअसल जो भ्रूण कोश बनता है, आपने भ्रूण कोश अच्छी तरीके से पढ़ा है कि कैसे वो डेवलप होता है। आपको अगर वापस से देखना है तो मेरे पिछले वाले वीडियो के अंदर पहले मैंने वीडियो भ्रूण कोश के ऊपर बना रखा है, उसके ऊपर आप जाकर आराम से उस टॉपिक को चेक कर सकते हैं कि भ्रूण कोश का निर्माण होता है कैसे। थोड़ा सा अगर ध्यान से रिवाइज करें तो जो भ्रूण कोश बनता था वो दरअसल किस प्रकार से बनता था कि बीजांड के अंदर एक विशिष्ट प्रकार की कोशिका पाई जाती थी जो कि आकार में थोड़ी सी बड़ी होती थी, और इसी कोशिका को हम किस नाम से जानते थे? प्रपशु कोशिका के नाम से जानते थे। इस कोशिका में विभाजन होता था, फिर गुरु बीजाणु बनता था और गुरु बीजाणु आगे जाके किसका निर्माण करता था? भ्रूण कोश का निर्माण करता था। मतलब भ्रूण कोश के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन का होना क्या होता? अनिवार्य था। लेकिन जनन अपबीजाणुता के अंदर जो प्रपशु कोशिका होती है उसके अंदर डायरेक्टली विभाजन होने से या डायरेक्टली जो प्रपशु कोशिका होती है बिना अर्धसूत्री विभाजन के ही किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है? भ्रूण कोश के अंदर परिवर्तित हो जाती है। और यह जो भ्रूण कोश होता है वो आगे जाके किसका निर्माण करता है? भ्रूण का निर्माण करता है और नया पादप बन जाता है। इस प्रकार से जनन अपबीजाणुता के अंदर जो भ्रूण कोश बनता है वो डायरेक्टली प्रपशु कोशिका के अंदर या उसकी वृद्धि होने के कारण से बन जाता है। और एक बार भ्रूण कोश बन गया तो यह भ्रूण कोश फिर किसमें परिवर्तित होता है? भ्रूण के अंदर परिवर्तित होता है और एक नया पादप बन जाता है। दूसरा जो प्रकार इसका देखने को मिलता है उसका नाम है कायिक अपबीजाणुता। कायिक अपबीजाणुता के अंदर जो बीजांड के अंदर अध्यावरण पाया जाता है या बीजांड काय पाया जाता है, इसकी कोई भी कोशिका रेंडमली कोई भी कोशिका डायरेक्टली किसमें परिवर्तित हो जाती है? भ्रूण कोश के अंदर परिवर्तित हो जाती है।
और किसी प्रकार का कोई अर्धसूत्री विभाजन इसके अंदर नहीं होता। डायरेक्टली वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाती है, भ्रूण कोश के अंदर परिवर्तित हो जाएगी और भ्रूण कोश आगे जाके नए पादप का क्या कर देता है, निर्माण कर देता है। इस प्रकार से पुनरावर्ती असंजनन के अंदर भ्रूण कोश ही भ्रूण का निर्माण करेगा और नया पादप बनाएगा, लेकिन भ्रूण कोश का जो निर्माण होता है वो दरअसल बिना अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। एक तो प्रपशु कोशिका सीधे किसमें परिवर्तित हो जाती है, भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाती है, और दूसरी बीजांड का या अध्यावरण की कोई भी कोशिका भ्रूण कोश में परिवर्तित हो जाती है और भ्रूण कोश आगे जाके भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाता है। असंजनन का जो तीसरा प्रकार देखने को मिलता है इसे हम अपस्थानिक भ्रूणता कहते हैं। अपस्थानिक भ्रूणता को हम बीजाणु भेद असंजनन भी कहते हैं। अगर आपको बीजाणु भेद असंजनन की परिभाषा याद है तो अपस्थानिक भ्रूणता की परिभाषा भी आपको याद होगी। दरअसल अपस्थानिक भ्रूणता हम किसे बोलते हैं कि बीजांड के अंदर उपस्थित बीजांडकाय या अध्यावरण, इसकी कोई भी कोशिका डायरेक्टली किसमें परिवर्तित हो जाती है, भ्रूण के अंदर परिवर्तित हो जाती है और वह भ्रूण आगे जाके वृद्धि करेगा और एक नए पादप के रूप में विकसित हो जाता है। इस प्रकार से अपस्थानिक भ्रूणता के अंदर अध्यावरण या बीजांडकाय की कोई भी कोशिका आगे वृद्धि करके भ्रूण बनाती है और भ्रूण आगे जाके नए पादप का निर्माण कर देता है। अंतिम जो इसका प्रकार आता है असंजनन के मुख्य प्रकारों में, उसका नाम है कायिक असंजनन। कायिक प्रकार का जो असंजनन होता है वो हमने पहले चैप्टर के अंदर जैसा पढ़ा था कि पादपों के अंदर कुछ विशिष्ट पत्र प्रकलिकाएं बनती है, यानी अगर प्लांट है तो प्लांट की पत्ती के आसपास वहां पर एक विशिष्ट संरचना बनती है, पुष्प नहीं बन रहे, एक विशिष्ट संरचना बन रही है जिसे हम कहते हैं पत्र प्रकलिका। पत्र प्रकलिका, यह पत्र प्रकलिका जो होती है वह पादप के ऊपर पाई जाती है और पादप से जब नीचे गिरती है तो एक नए पादप के रूप के अंदर वह वृद्धि करने लग जाती है। अगर इस प्रकार की वृद्धि देखने को मिलती है तो उससे हम कायिक असंजनन कहते हैं। इस प्रकार से असंजनन के अंदर अलग अलग विधियों के द्वारा भ्रूण विकसित होता है, लेकिन निषेचन की क्रिया इसके अंदर देखने को नहीं मिलती। अब असंजनन के कारण से किस प्रकार से नया पादप तो विकसित हो गया है, लेकिन इसके क्या महत्व देखने को मिलते हैं तो उस महत्व को हम डिस्कस कर लेते हैं। असंजनन के महत्व। असंजनन का जो पहला महत्व देखने को मिलता है कि सबसे पहली बात तो इसके अंदर किसी दूसरे पादप का परागकण आया नहीं और निषेचन की क्रिया हुई नहीं। अब सोच के देखिए कि जब कोई दूसरे पादप का परागकण आया नहीं और निषेचन की क्रिया हुए बिना ही उसी पादप के द्वारा नए पादप का निर्माण हो रहा है ना, तो इससे दूसरे लक्षण के मिक्स होने की संभावना क्या रहती है, ना के बराबर रहती है। ठीक है, तो इस कारण से आपको शुद्ध पादप देखने को मिलता है, जैसा पादप था उसी प्रकार का पादप क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है। लक्षण आदान प्रदान नहीं हो पाते, लक्षणों का मिक्स नहीं हो पाता। दूसरा इसके अंदर जो महत्व देखने को मिलता है कि जो पादप है उस पादप से ही नया पादप क्या हो रहा है, बन रहा है। तो दरअसल बनने वाला जो नया पादप होता है वह मात्र पादप के समान ही पाया जाता है। मात्र पादप के समान पाए जाने के कारण से जितने भी कैरेक्टर मात्र पादप के अंदर पाए जाते हैं उसी प्रकार के लक्षण या फिर एज इट इज उसी प्रकार के जितने भी कैरेक्टर हैं वो सारे के सारे बनने वाले नए पादप के अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण से अच्छी क्वालिटी के पादप प्राप्त होने की संभावना बनी रहती है। इस प्रकार से बहुत सारे असंजनन के महत्व देखने को मिलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था वह था असंजनन और उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी नोट्स थे वो मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप के अंदर सेंड कर दिए हैं। टॉपिक से रिलेटेड या फिर किसी भी प्रकार के सवाल से संबंधित आपको समस्या आ रही है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।